नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती है। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक हुआ पेश। पुराने अप्रचलित कानूनों को समाप्त करना है मकसद। खान भूमि अधिग्रहण और टेलीग्राफ वायर्स कानून होंगे खत्म। भारत के 3 स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल। ऐसे स्थलों की संख्या हुई 50 के पार। ऊनाकोटी चित्रकला को मिल सकती है अंतर्राष्ट्रीय पहचान। यूपीआई की तर्ज पर ओएनडीसी होगा लागू। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को समान अवसर प्रदान करना है मकसद। 2023 में हो सकता है लॉन्च। बरगद और पीपल की हुई जीनोम सीक्वेंसिंग। पीपल के 19 में से 17 जीन स्ट्रेस टॉलरेंस में कारगर। आईआईएसईआर भोपाल के शोधकर्ताओं ने दिया अंजाम। और कृषि उत्पादों के लिहाज से पिछला हफ्ता केरल के लिए रहा खास। 5 कृषि उत्पादों को मिला जीआई टैग। पहली बार तरबूज को मिला है यह तमगा। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। इसका मकसद पुराने हो चुके अप्रचलित कानूनों को खत्म करना है। साथ ही इसके माध्यम से कुछ शब्दों को बदलकर कानूनों में गलतियों को सुधारना भी है। कहा जा रहा है कि यह विधेयक जिन कानूनों को खत्म करेगा वे करीब 60 साल पुराने हैं। इसमें एक कानून 137 साल पुराना भी है। इसमें भूमि अधिग्रहण खान अधिनियम 1885 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है। यह टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त करने का भी प्रस्ताव करता है। दरअसल टेलीग्राफ वायर्स कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास किसी मात्रा में टेलीग्राफ वायर पाई जाती है या रखने की बात साबित होती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। हालांकि अगर वह इस बात को साबित कर देता है कि उसके पास वो वायर्स वैध तरीके से आई है तो उसे कानून के तहत दोष मुक्त माना जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से हाल के वर्षों में पारित कुछ विनियोग विधेयकों को भी निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है। दरअसल ऐसे कानून समय के साथ निरर्थक हो जाते हैं और अगर संशोधन करके इन्हें प्रासंगिक बनाने की कोशिश की भी जाए तो एक तरीके से पुराने कानून को ही नए तरीके से लिखने जैसा होता है। इसके साथ ही कुछ कानून किसी तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए बनाए जाते हैं जो एक समय के बाद अप्रासंगिक हो जाते हैं। ऐसे में इन कानूनों को बनाए रखना बेवजह की कसरत करने जैसा है। हाल ही में भारत के 3 सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसमें मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात का वडनगर शहर और त्रिपुरा की ऊनाकोटी की मूर्तियां शामिल हैं। इस बात की जानकारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दी है। इसके बाद भारत के यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल स्थलों की संख्या 52 हो गई है। गौरतलब है कि मोढेरा गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित एक गांव है। इसे मुख्यतः सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम ने 1026-27 ईस्वी के दौरान कराया था। असल में सोलंकी राजवंश में सूर्य को कुलदेवता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसी कारण उन्होंने सूर्य उपासना के लिए मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी खासियत सूर्योदय से सूर्यास्त तक मंदिर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें हैं। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर नक्काशी है जो पौराणिक कथाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा मंदिर में स्थित खंभों पर 12 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं जो 12 महीनों के अनुसार सूर्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी प्रकार वडनगर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित एक शहर है। इसका उल्लेख पुराणों और चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के यात्रा वृत्तांत में एक समृद्ध शहर के रूप में किया गया है। गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने 2006 में वडनगर में खुदाई शुरू की थी। इसके बाद साल 2014 में खुदाई का काम एएसआई को दे दिया गया। इसके बाद दोनों संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से बौद्ध अवशेष सहित लगभग 20,000 कलाकृतियां यहां से प्राप्त हुई। इनमें से कुछ की समयावधि लगभग 2री शताब्दी बताई गई है। ऊनाकोटी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित एक स्थल है जो अपनी शैल कलाकृतियों और चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। इन मूर्तियों में भगवान शंकर सहित कई देवी देवताओं के चित्र शामिल हैं। स्थानीय भाषा में ऊनाकोटी का अर्थ है
1 करोड़ से कम। ऐसी मान्यता है कि एक शिल्पकार भगवान शंकर के साथ कैलाश जाने की जिद कर रहा था। इस पर शिव पार्वती ने शर्त रख दी कि अगर वह एक रात में 1 करोड़ यानी 1 कोटि मूर्तियों का निर्माण कर देगा तो वह कैलाश जा सकेगा। शिल्पकार ने रात भर मूर्तियां बनाई, लेकिन जब सुबह गिनती हुई तो एक मूर्ति कम रह गई। इसी कारण इस स्थान का नाम उनाकोटी पड़ा। बीते दिनों CBD यानी जैव विविधता संरक्षण का 15वां संस्करण आयोजित किया गया। सम्मेलन का अंतिम दिन जैव विविधता के लिहाज से ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दिन कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौते को मंजूरी मिली। इसका मकसद जीवों और उनकी प्रजातियों के साथ भूमि एवं महासागरों को प्रदूषण, क्षरण और जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाना है। इस समझौते को भारत सहित करीब 200 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। जानकारों ने इसकी तुलना UNFCCC के पेरिस समझौते से की है। 4 साल तक चली वार्ता के बाद इस समझौते को सहमति मिली है। समझौते में जैव विविधता के संरक्षण के लिए वित्तीय पैकेज पर सहमति बनी है। इसमें साल 2030 तक सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधनों के स्तर को बढ़ाते हुए कम से कम 200 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का प्रावधान है। इसके अलावा गरीब देशों के लिए 2025 तक सालाना वित्तीय मदद को बढ़ाकर कम से कम 20 अरब डॉलर करने की भी बात शामिल है। हालांकि साल 2030 तक इसे बढ़ाकर 30 अरब डॉलर प्रतिवर्ष करने का प्रावधान है। इसके अलावा विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली कृषि सब्सिडी पर कटौती करने पर सहमति बनी है। साथ ही साल 2030 तक करीब 1/3 पृथ्वी के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है। इसमें भूमि, नदी, तटीय क्षेत्र और समुद्री इलाके शामिल हैं। अभी तक लगभग 17% स्थल और 10% समुद्री क्षेत्र संरक्षित हैं। दरअसल संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन का असर वैश्विक जैव विविधता पर पड़ता है। ऐसे में दुनिया भर के जीवों और पौधों की प्रजातियों को इन खतरों से बचाना महत्वपूर्ण है। हाल ही में WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 ने भी जैव विविधता के संबंध में चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1970 की तुलना में वैश्विक स्तर पर स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी औसतन 69% कम हो गई है। गौरतलब है कि इस सम्मेलन का आयोजन चीन की अध्यक्षता में साल 2020 में 15 से 28 अक्टूबर तक वहां के कुनमिंग शहर में होना था, लेकिन कोविड महामारी के चलते चीन में आयोजित नहीं हो सका। इसके बाद चीन की ही अध्यक्षता में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 7 से 19 दिसंबर तक इसे आयोजित किया गया। हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ वायु के लिए प्रयास दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समग्र रूप से दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण की स्थिति पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में 60% से अधिक दक्षिण एशियाई लोग सालाना PM 2.5 के औसत 35 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की चपेट में हैं। यह स्थिति विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की ऊपरी सीमा से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सिंधु गंगा मैदान के कुछ हिस्सों में स्थिति और भी खराब है। यहाँ PM 2.5 का स्तर करीब 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता है। यह रिपोर्ट कई परिदृश्यों को प्रस्तुत करती है। इसमें दक्षिण एशिया में पार्टिकुलेट मैटर के औसत जोखिम को कम करने की लागत को भी शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि पार्टिकुलेट मैटर में महत्वपूर्ण कमी तभी हो सकती है जब दक्षिण एशियाई देश समन्वित नीतियों को लागू करें, ठीक उसी तरह जैसे आसियान, नॉर्डिक देशों और चीन जैसे अन्य क्षेत्रों में एयरशेड अप्रोच का इस्तेमाल कर इस समस्या से निपटा गया है। आपको बता दें कि यहाँ एयरशेड का अर्थ एक भौगोलिक क्षेत्र से है जो स्थलाकृति, मौसम विज्ञान या जलवायु के कारण अक्सर एक ही वायु द्रव्यमान से प्रभावित होता है। वहीं एयरशेड अप्रोच का अर्थ सामूहिक रूप से शामिल हितधारकों द्वारा एयरशेड पर वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटना है। एयरशेड अप्रोच के संदर्भ में दिल्ली को एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे भले ही दिल्ली 2030 तक सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी तरह से लागू कर दे और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्से वर्तमान नीतियों को जारी रखे, तो यह प्रयास प्रदूषण जोखिम को 35 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत यदि दक्षिण एशिया के अन्य हिस्से भी दिल्ली की तरह सभी संभव उपायों को अपना लेते हैं तो इससे प्रदूषण के स्तर को नीचे लाया जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि इस तरह के अत्यधिक वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। यह बच्चों में स्टंटिंग और कम संज्ञानात्मक विकास का कारण बनता है। इससे श्वसन संक्रमण, अस्थमा और हृदय रोग जैसी पुरानी और कमजोर करने वाली बीमारियां भी हो सकती हैं।
यह स्वास्थ्य देखभाल की लागत को बढ़ाता है, इससे देश की उत्पादक क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसके साथ ही यह कुल कार्य दिवसों में कमी के लिए भी जिम्मेदार होता है। हाल ही में नेचर जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ। इसमें साल 2020 में मीथेन उत्सर्जन में हुई वृद्धि के कारणों को खोजने की कोशिश की गई है। करीब पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन होने के चलते उस साल उत्सर्जन में वृद्धि की पड़ताल की गई। यह उम्मीद लगाई गई थी कि अब समग्र वायुमंडलीय मीथेन उत्सर्जन की दर धीमी हो जाएगी, लेकिन स्थिति इसके विपरीत निकलकर सामने आई है। असल में 2020 में मीथेन वृद्धि दर 1984 से 2020 तक की संपूर्ण अवलोकन अवधि से ज्यादा थी। गौरतलब है कि मीथेन उत्सर्जन का व्यवस्थित रिकॉर्ड 1984 से ही रखा जा रहा है। अध्ययन में पाया गया कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण में कमी और आर्द्र भूमियों में वर्षा में वृद्धि की वजह से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड मीथेन के स्तर को प्रभावित करता है। क्षोभ मंडल यानी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ मिलकर हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनाते हैं। ये रेडिकल आगे मीथेन के साथ प्रतिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का काम करते हैं। इस तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड सालाना करीब 85% मीथेन को वातावरण से हटा सकता है। यही वजह है कि कम नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण को कम हाइड्रोक्सिल रेडिकल और अधिक मीथेन उत्सर्जन के रूप में लिया जाता है। इसी तरह आर्द्र भूमि भी मीथेन के स्तर को प्रभावित करती है। जल जमाव जैसी स्थिति मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल होती है और ये सूक्ष्म जीव मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। गौरतलब है कि साल 2020 में आर्द्र भूमियां सामान्य से अधिक गीली रही। इस दौरान वैश्विक आर्द्र भूमियों पर वर्षा में 2 से 11% की वृद्धि देखी गई थी। यही वजह है कि आर्द्र भूमियों से मीथेन उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन में करीब 80 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह अध्ययन मीथेन उत्सर्जन को कम करने के तरीके खोजने में मदद करेगा। इसी के साथ ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में भी मदद करेगा, जैसा कि पेरिस समझौते में तय किया गया था। हाल ही में सरकार ने ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का परीक्षण शुरू किया है। इसका मकसद सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को एक समान अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही देश में MSMEs यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल बाजार तक पहुंच में वृद्धि करना है। इसके अलावा इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को भी खरीदारी के विकल्प प्रदान होंगे। यह उन्हें सशक्त बनाने का भी काम करेगा। इस तरह ONDC का विकास देश के पहले सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली में इसके पहले कार्यालय को स्थापित किया गया है। दरअसल यह वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्थापित एक ओपन ई कॉमर्स प्रोटोकॉल है। इसके तहत यह परिकल्पना की गई है कि एक भागीदार ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजन पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई कॉमर्स साइट जैसे फ्लिपकार्ट पर किसी विक्रेता से सामान खरीद सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ग्राहक एक ई कॉमर्स वेबसाइट से किसी अन्य वेबसाइट पर मौजूद सामान को भी खरीद सकेंगे। दरअसल वर्तमान में खरीदारी और बिक्री के लिए ग्राहक और विक्रेताओं को एक ही ऐप पर रजिस्टर होना जरूरी होता है, लेकिन अब ONDC के आने के बाद यह बाध्यता खत्म हो जाएगी। इस तरह इसे UPI की तर्ज पर ई कॉमर्स का एक मंच कहा जा सकता है। दरअसल UPI के माध्यम से एक पेमेंट ऐप से दूसरे पेमेंट ऐप पर पैसे भेजे या उससे मंगाए जाते हैं। इसी तरह खरीद बिक्री के मामले में ONDC की भूमिका होगी। जानकारों के मुताबिक यह रिटेल, फूड और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने का काम करेगा। इससे व्यवसायों को रूपांतरित करने के लिए दिग्गज प्लेटफॉर्मों के एक अधिकार को तोड़ने में मदद मिलेगी। इस तरह यह आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने का काम करेगा। गौरतलब है कि सरकार ने इसी साल 29 अप्रैल को 5 शहरों बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में ONDC की पायलट परियोजना शुरू की थी। सरकार द्वारा इसे साल 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। अभी इसे केवल परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया है।
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया। यह बॉन्ड इंफ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी व्यवस्था के तौर पर काम करेगा। इससे ढांचागत परियोजनाओं के ठेकेदार और ठेका देने वाले संस्थान दोनों को संरक्षण मिलेगा। इस बीमा उत्पाद को बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने जारी किया है। बजाज आलियांज के मुताबिक उसने इसे ढांचागत उद्योग और सरकार की मांग को देखते हुए जारी किया है। दरअसल श्योरिटी बॉन्ड बीमा इंफ्रा प्राधिकरण या कंपनी के लिए जोखिम हस्तांतरण उपकरण है। इसके जरिए परियोजना आवंटित करने वाली कंपनी को यह भरोसा दिया जाएगा कि अगर ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस बॉन्ड के एवज में कंपनी को नुकसान की भरपाई की जाएगी। बैंक गारंटी के विपरीत जमानत बॉन्ड बीमा में ठेकेदार को बड़े कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण ठेकेदार पर परियोजनाओं के एवज में जमा की जाने वाली धनराशि से छूट मिल जाती है। इस प्रकार बचाई हुई राशि का उपयोग ठेकेदार परियोजना के विकास के लिए कर सकते हैं। साथ ही यह उत्पाद ठेकेदारों के कर्ज को काफी हद तक कम करने में भी मदद करेगा। इससे देश में आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में सुविधा होगी। हाल ही में नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ। इस अध्ययन में 2 एक्सोप्लैनेट केपलर 138c और केपलर 138d पर जल पाए जाने की बात सामने आई है। हबल और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यह पता लगाया जा सका है। हालांकि शोधकर्ताओं को अभी इनकी प्रकृति और आकार का अध्ययन करना बाकी है। नासा के मुताबिक ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 218 प्रकाश वर्ष दूर एक प्लैनेटरी सिस्टम में स्थित है। इन ग्रहों का संबंध लायरा नक्षत्र यानी तारामंडल से है। शोधकर्ताओं ने ग्रहों के आकार और द्रव्यमान की तुलना पृथ्वी से की है। इसके बाद निष्कर्ष निकाला कि इन ग्रहों का आयतन पृथ्वी का 3 गुना और द्रव्यमान 2 गुना है। साथ ही दावा किया कि केपलर 138c और डी पृथ्वी की चट्टान से हल्के लेकिन बृहस्पति जैसे गैसीय ग्रह में मौजूद हाइड्रोजन या हीलियम भारी सामग्री से बने हैं। ऐसे में इन जुड़वा ग्रहों के आधे हिस्से में पानी की मौजूदगी की संभावना जताई जा रही है। कम घनत्व के कारण वैज्ञानिकों ने इनकी तुलना एनसेलेड्स और यूरोपा से की है। साथ ही केपलर 138c और डी के वायुमंडलीय तापमान के पानी के क्वथनांक से अधिक होने की भी बात कही गई है। गौरतलब है कि एनसेलेड्स हमारे सौर सिस्टम में मौजूद ग्रह शनि का एक उपग्रह है। इसी प्रकार यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। इनकी खास बात यह है कि इन पर भी जल के पाए जाने की वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बरगद और पीपल का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण किया। शोधकर्ताओं ने ये जीनोम अनुक्रमण इनके पत्तों के ऊतक के नमूनों का प्रयोग करके किया है। इसके साथ ही उन्होंने 4 अन्य अनुक्रमित फाइकस प्रजातियों का भी जीनोम व्यापी फाइलोजेनेटिक विश्लेषण किया है। दरअसल यह कारनामा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के शोधकर्ताओं ने किया है। उनका यह अध्ययन क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस प्रयोग से बरगद के 17 और पीपल के 19 जीन्स की पहचान की गई है। बरगद के 17 में से 15 जीन पर्यावरणीय समस्याओं जैसे सूखा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और रोगजनकों के प्रति सहिष्णुता से जुड़े हुए हैं। वहीं पीपल के 19 में से 17 जीन तनाव सहने की क्षमता जैसी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। बाकी बचे दोनों के 2-2 जीन्स इनमें विकास संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। इन जीन्स में बरगद और पीपल में होने वाले लंबे समय तक विकास के कई लक्षण पाए गए हैं। इस तरह ये जीन फाइकस प्रजातियों के लंबे समय तक जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रजातियों में ये जीन करीब 0.8 मिलियन साल पहले आए थे। इस संबंध में शोधकर्ताओं का कहना है कि इन जीन्स का विकास इन प्रजातियों द्वारा प्राकृतिक बाधाओं से लड़ने के क्रम में हुआ है। बरगद में विकास के लक्षण दिखाने वाले जीन मुख्य रूप से जड़ विकास, पत्ती निर्माण, मेटाबॉलिज्म, पॉलन ट्यूब, बीज विकास और अन्य विकासात्मक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। जबकि पीपल के जीन मुख्य रूप से जड़ विकास, प्रजनन, मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। बता दें कि जीनोम अनुक्रमण के तहत डीएनए के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत डीएनए में मौजूद चारों तत्वों यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन के क्रम का पता लगाया जाता है। जीनोम अनुक्रमण की मदद से विभिन्न आनुवंशिक बीमारियों जैसे अल्जाइमर, कैंसर और मायोटिक डिस्ट्रॉफी आदि से निजात पाई जाती है। इसके साथ ही इससे मानव जीन से संबंधित रोगों के कारणों का पता लगाया जा सकता है। बीते दिनों कृषि उत्पादों के दृष्टिकोण से केरल के लिए अच्छी खबर आई। केरल के 5 कृषि उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा मिला। इन उत्पादों में अट्टापडी अटुकोम्बू अवारा यानी बीन्स, अट्टापडी थुआरा यानी लाल चना और ओनाटुक्रा एलू यानी तिल के अलावा
कथल्लूर वट्टावदा वेलुथुल्ली यानी लहसुन और कोंडुगुल्लूर पोट्टुवेलारी यानी स्नैप तरबूज शामिल हैं। इन उत्पादों को इस क्षेत्र की विशिष्ट कृषि जलवायु परिस्थितियों के मद्देनजर जीआई टैग दिया गया है। पलक्कड़ के अट्टापड़ी क्षेत्र में उगाई जाने वाली बीन्स बकरी के सींग की तरह मुड़ी हुई होती है। अन्य बीन्स की तुलना में इसके तने और फलों का रंग बैंगनी होता है। ऐसा उसमें उच्च एंथोसायनिन की उपस्थिति के चलते होता है। यह अपने एंटीबायोटिक गुणों के कारण हृदय रोगों के लिए मददगार है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर की अधिक मात्रा मौजूद होती है। इस बीन्स में मौजूद उच्च फेनोलिक सामग्री विभिन्न कीटों और रोगों से इसकी रक्षा करता है। नतीजतन यह फसल जैविक खेती के लिए उपयुक्त होता है। अट्टापड़ी थुआरा यानी लाल चना, इस पर सफेद कोट होता है। अन्य लाल चने की तुलना में इनके बीज बड़े और अधिक वजन वाले होते हैं। सब्जी और दाल के रूप में इस्तेमाल होने वाला यह चना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। इसी प्रकार इडुक्की के कंथलूर वत्तावदा क्षेत्र के लहसुन में सल्फाइड, फ्लेवोनॉइड्स और प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। इसके अलावा यह एलिसिन से भी भरपूर होता है। परिणाम स्वरूप यह माइक्रोबियल संक्रमण सहित अन्य रोगों में ज्यादा प्रभावी है। ओनाटुकारा आलू यानी तिल और इसका तेल अपने अनोखे स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। ओनाटुकारा आलू में मौजूद उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री मुक्त कणों से लड़ने में मदद करती है। असंतृप्त वसा होने के कारण हृदय रोगियों के लिए यह बेहद फायदेमंद होता है। कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलारी यानी तरबूज की खेती कोडंगुलूर और अर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में की जाती है। गर्मियों में यह स्नैप तरबूज प्यास बुझाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें विटामिन सी के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा जैसे अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। भारतीय नौसेना के लिए 18 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक रहा। इस दिन P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मॉर्मुगाऊ नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसे मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना का हिस्सा बनाया गया है। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के इन हाउस युद्धपोत डिजाइन निकाय ने डिजाइन किया है, जबकि इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। इस युद्धपोत का नाम गोवा के मोर्मुगांव बंदरगाह के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए रखा गया है। जानकारों के मुताबिक INS मोर्मुगांव आधुनिक निगरानी रडार से लैस है। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर, सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी यह सुसज्जित है। यह युद्धपोत 30 समुद्री मील से अधिक की गति हासिल करने में सक्षम है। इसके अलावा यह परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध जैसी स्थितियों में मार कर सकता है। गौरतलब है कि INS मोर्मुगांव को सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। 19 दिसंबर 2021 को इसका समुद्री परीक्षण शुरू हुआ। गौरतलब है कि 18 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था और इसीलिए इसी दिन INS मोर्मुगांव की कमीशनिंग की गई। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 15B यानी विशाखापत्तनम क्लास के तहत 4 युद्धपोतों का निर्माण किया जाना था। इनके नाम क्रमशः विशाखापत्तनम, मोर्मुगांव, इम्फाल, सूरत रखा जाना प्रस्तावित है। इनमें से पहला विध्वंसक विशाखापत्तनम बीते साल नौसेना को सौंपा जा चुका है। हाल ही में सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी की गई। इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद राज्यों के बीच बेहतरी के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। दरअसल इस सूचकांक में देश के प्रदेशों की उनकी प्रगति के आधार पर रैंकिंग की जाती है। यह सूचकांक 3 महत्वपूर्ण आयाम और इनसे संबंधित 12 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इन घटकों में मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं, मानव कल्याण का आधार और अवसर विषय शामिल हैं। रिपोर्ट में 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कुल 707 जिलों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक द्वारा यह पता लगाया जाता है कि राज्यों में पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और रहने की स्थिति कैसी है। सूचकांक में सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों में स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला प्रदेश बताया गया है। इसमें पुदुचेरी को पहला, लक्षद्वीप को दूसरा और गोवा को तीसरा स्थान मिला है। वहीं बिहार और झारखंड क्रमशः 35वें और 36वें स्थान पर हैं, जो सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में 31वां स्थान मिला है। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 जिलों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन और मिजोरम के आइजोल को रखा गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक पुदुचेरी ने सूचकांक में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इससे पता चलता है कि पुदुचेरी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चयन, आश्रय और जल तथा स्वच्छता जैसे तत्वों में बेहतर प्रदर्शन किया है। गोवा जल और स्वच्छता के मामले में और केरल पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल के मामले में उच्चतम स्तर पर है। वहीं मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा फाउंडेशन ऑफ वेलबींग के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। अवसर आयाम के लिए तमिलनाडु ने उच्चतम स्कोर हासिल किया है। इसी आयाम के तहत व्यक्तिगत अधिकारों के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने उच्चतम स्कोर प्राप्त किया है। समावेशिता के मामले में सिक्किम सूची में सबसे ऊपर है। साथ ही पुदुचेरी को इस आयाम के तहत आने वाले घटक व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं पसंद और उन्नत शिक्षा के मामले में उच्चतम स्कोर हासिल किया है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत के 3 स्थलों को यूनेस्को विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों में शामिल है ए, मोढेरा का सूर्य मंदिर, बी, गुजरात का वडनगर शहर, सी, ऊनाकोटी शैल कलाकृतियां, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है ए, श्री राम जनरल इंश्योरेंस, बी, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस, सी, वित्त मंत्रालय, या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट केपलर 138c और केपलर 138d पर जल पाए जाने का अनुमान लगाया है। और कथन 2, इस शोध को हबल और सेवानिवृत्त स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन की मदद से अंजाम दिया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस है ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, हाल ही में 5 कृषि उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा मिला। इन उत्पादों में शामिल है 1, अट्टापडी अटुकोम्बु अवारा, 2, अट्टापडी थुवारा, 3, ओनाट्टुकरा एलू, 4, कंथल्लूर वट्टावदा वेलुथुल्ली और 5, कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलारी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, 4 और 5, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। 5वां और अंतिम प्रश्न, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 निम्नलिखित में से किस संस्था ने जारी की है? ऑप्शंस है ए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, बी, नीति आयोग, सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में सरकार ने संसद में अंगदान के संदर्भ में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इसके मुताबिक कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष के दौरान अंगदान के मामलों में गिरावट आई थी। हालांकि इसके बाद साल 2021 में अंगदान की संख्या में वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में अंग प्रत्यारोपण के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं स्पेन पहले नंबर पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 मानव अंगों को अलग करने एवं इसके भंडारण संबंधी विभिन्न नियम तय करता है। ये चिकित्सीय प्रयोजनों और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार की रोकथाम के लिए मानव अंगों को निकालने, भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित और विनियमित करता है। हाल ही में चीन का साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डीप सिंथेसिस तकनीक के संदर्भ में नए नियम लेकर आया है। इन नियमों का मकसद चीन में डीप सिंथेसिस तकनीक को प्रतिबंधित करना और गलत सूचना पर अंकुश लगाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीप सिंथेसिस तकनीक को आभासी दृश्य, ऑडियो और वीडियो उत्पन्न करने के लिए गहरी शिक्षा और संवर्धित वास्तविकता सहित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके सबसे प्रमुख और खतरनाक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग डीप फेक तकनीक है। इसमें कृत्रिम मीडिया का उपयोग करके एक व्यक्ति के चेहरे, आवाज की क्लोनिंग की जाती है। इस तरह इसका उपयोग आजकल फर्जी खबरें बनाने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जा रहा है। बीते दिनों संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। इसमें ऊर्जा और फीड स्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया,
बायोमास और इथेनॉल सहित गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ इसमें कार्बन बाजार की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाया गया है। कुल मिलाकर इस संशोधित विधेयक का मकसद कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। हाल ही में यूरोपीय संघ के नेताओं ने बोस्निया और हर्जेगोविना को संघ में शामिल होने के लिए औपचारिक उम्मीदवार बनाने को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ 28 देशों का एक समूह है। ये यूरोपीय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है। इसे आपस में सभी सदस्य देशों ने मिलकर यूरोप के विकास की रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए गठित किया था। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को विन फ्यूचर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें विकासशील देशों के इनोवेटर्स को समर्पित असाधारण शोधकर्ता या नव प्रवर्तक के रूप में ये विशेष पुरस्कार दिया गया है। दरअसल प्रोफेसर प्रदीप को विन फ्यूचर द्वारा भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातु को हटाने हेतु कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि विन फ्यूचर फाउंडेशन वियतनाम में एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी फाउंडेशन है। ये परिवर्तनकारी तकनीकी नवाचारों का सम्मान करने के लिए हर साल कई श्रेणियों में असाधारण शोधकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान करता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में दुनिया के सबसे पुराने डीएनए की खोज की है। इसे ईडीएनए यानी एनवायरमेंटल डीएनए नाम दिया गया है और इसे करीब 2 मिलियन वर्ष पुराना आंका जा रहा है। ये डीएनए उत्तरी ग्रीनलैंड के पीरी लैंड में कप कोबेन हवन फॉर्मेशन में समृद्ध पौधे और जानवरों की उपस्थिति का वर्णन करता है। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। इसमें हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। 23 भाषाओं के लिए ऐलान किए गए इन पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 साहित्य समालोचना, 3 नाटक और 1 आत्मकथा समेत अन्य रचनाएं शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है। इसे साहित्य अकादमी द्वारा हर साल साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। गौरतलब है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार साल 1955 में दिए गए थे। केरल सरकार ने वन विभाग का एक नक्शा प्रकाशित किया है। ये नक्शा राज्य में 115 घनी आबादी वाले गाँवों के विवरण को दर्शाता है। इसमें इन गांवों में फैले 22 संरक्षित वनों की परिधि पर मानव आवास, इमारतों और खेतों का विवरण प्रदर्शित किया गया है। केरल सरकार की माने तो ये नक्शा इन इलाकों में ब्लॉक और प्लॉट वार विवरण को बेहतर ढंग से दर्शाता है, जो संभावित रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए जंगलों के चारों ओर 1 किलोमीटर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बफर जोन के अंतर्गत आ सकते हैं। सरकार के मुताबिक ये नक्शा उन लोगों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा जो जंगलों की परिधि या बाहरी छोर पर रहते हैं। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई है। इस बैठक में 24 फौजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में भारतीय सेना और वायुसेना के लिए 6, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों की कुल कीमत 84,328 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि इन प्रस्तावों में 97.4% यानी 82,127 करोड़ रुपए के 21 प्रस्तावों को स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए अनुमोदित किया गया है। इस तरह ये स्वदेशी खरीद न केवल सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी बल्कि रक्षा उद्योग को भी पर्याप्त बढ़ावा प्रदान करेगी। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद करेगी। हाल ही में प्रकृति और लोगों के लिए हाई एम्बिशन कोएलिशन यानी HSC ने अपने एक नए स्थायी सचिवालय की स्थापना की घोषणा की है। इस सचिवालय की विश्व संसाधन संस्थान और वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा सहमेजबानी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि HSC को आधिकारिक तौर पर साल 2021 में पेरिस के वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। ये गठबंधन 116 देशों का एक अंतर सरकारी समूह है और इसकी सह अध्यक्षता कोस्टा रिका, फ्रांस और UK द्वारा महासागर सह अध्यक्ष के रूप में की जाती है। गौरतलब है कि HSC ने नए सचिवालय के तहत साल 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा और संरक्षण का लक्ष्य रखा है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।